हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम 18 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं विथ जीके। तो यदि आप मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में बैठ रहे हो, या मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बैठ रहे हो, या मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के एग्जाम में बैठ रहे हो, या मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाने वाला किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये करंट अफेयर्स की विथ जीके। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आईएमपी है, हाल ही में जो है राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। और मध्य प्रदेश का जो है नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में स्कोर क्या रहा? तो 4.887 स्कोर के साथ जो है मध्य प्रदेश टॉप पे रहा। मध्य प्रदेश टॉप पे रहा। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो द्वितीय स्थान पर रहा, सेकेंड रैंक पर 4.884 स्कोर के साथ जो है राजस्थान सेकेंड रैंक पे रहा। और थर्ड रैंक पे जो है तृतीय जो रैंक पर रहा वो कौन सा राज्य रहा? तो 4.862 स्कोर के साथ जो है छत्तीसगढ़ जो है तीसरे रैंक पर रहा नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। अगला आपको याद रखना है कि याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है नागरिकों को ई सर्विस उपलब्ध कराने के मामले में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक रहा? तो मध्य प्रदेश का 4th रैंक रहा। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इफ नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जो गुड गवर्नेंस है वो मध्य प्रदेश के सभी जिला स्तर पर भी लागू किया जाएगा। और एक चीज आपको ये याद रखना है कि जो है ई गवर्नेंस पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ई गवर्नेंस पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा अगले साल, मतलब 2023 में। कहाँ किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है क्यों रिलीज किया जाता है? तो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए जो है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला जाता है। अगला आपको क्या याद रखना है? तो अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है गुड गवर्नेंस जो है वीक कब से कब तक बनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि 19 दिसंबर से लेकर जो है 25 दिसंबर 2022 तक जो है गुड गवर्नेंस जो है वीक बनाया जाएगा। और गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं कि कुछ जो महत्वपूर्ण जो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं इंडेक्स, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है एक इंडेक्स जारी किया गया था, भारतीय नवाचार सूचकांक में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो भारतीय नवाचार सूचकांक का जो है थर्ड जो है एडिशन लॉन्च किया गया था 2022 में। तो इसमें जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है? तो फर्स्ट नंबर पर था कर्नाटक। फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य था? तो कर्नाटक था। और मध्य प्रदेश जो था वो 17 राज्यों की श्रेणियों में जो है 13 रैंक पे था मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारतीय नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण 2022 में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी? तो ये थी 13 रैंक। ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जो है स्टेट रैंकिंग में, नेशनल याद रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के स्टेट रैंकिंग का जो है पहला संस्करण जो है
फर्स्ट संस्करण जो है 2022 में रिलीज किया गया है। और इसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या थी, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा राज्य था, तो फर्स्ट रैंक पर था उड़ीसा राज्य। और मध्य प्रदेश का कौन सा जो है स्थान था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि मेजर स्टेट में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश की रैंक जो थी वो 6वीं थी। और यदि ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्टेट रैंकिंग में मध्य प्रदेश की, तो आपको याद रखना है 7th रैंक पर था मध्य प्रदेश। कौन से रैंक पर था, तो 7th रैंक पर था मध्य प्रदेश। होप आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। अगला आपको याद रखना है, मैं इसको मिटा देता हूं। अगला आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि इंडिया प्रेस जो है, इंडिया प्रेस फ्रीडम जो है, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2021 जो कि 2022 में रिलीज की गई है, भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि फर्स्ट पे कौन सा जो है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले नंबर पे है जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। कौन सा है, जम्मू कश्मीर। और दूसरे नंबर पे है यूपी। और मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 3rd रैंक है। कौन सी रैंक है, 3rd रैंक है मध्य प्रदेश की। ये आपको याद रखना है। किसमें, तो याद रखना है भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो कि 2022 में रिलीज किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 3rd रैंक है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो 2022 में रिलीज किया गया है, इसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है कि इसमें मध्य प्रदेश की रैंक है 19वीं रैंक है। और अगला आपको याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पर कौन सा है, तो ये गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए निर्यात तत्परता सूचकांक में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है 7th रैंक है। कितनी रैंक है, 7th रैंक है। ये आपको याद रखना है 2021 में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए भारतीय नवाचार सूचकांक के 3rd जो है एडिशन 2022 में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो ये मध्य प्रदेश की 13 रैंक है। और नेशनल फूड जो है सिक्योरिटी एक्ट के स्टेट रैंकिंग का जो पहला संस्करण जारी किया गया है 2022 में, उसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो मध्य प्रदेश की जो है 7th रैंक है ओवरऑल रैंकिंग में। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, तो मध्य प्रदेश की जो है 3rd रैंक है। अगला आपको याद रखना है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में मध्य प्रदेश की जो रैंक है वो 19वीं रैंक है। अगला आपको याद रखना है निर्यात तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो 7th रैंक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या चीज आपको याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है कि ग्रीन सिटी इंडेक्स जो है प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ग्रीन सिटी इंडेक्स जो है प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो प्रारंभ करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश है। अगला आपको याद रखना है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो मोस्ट आईएमपी है। तो पहला जो भारतीय राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश ही है। तो मानव जो है विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और जिला स्तर पर भी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य ही मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पहली बार जो है मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो 1995 में जो है प्रकाशित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य ये मध्य प्रदेश में काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में जो है भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश ही है। अगला आपको याद रखना है नफा मुक्ति अभियान में जो है भारत का प्रथम जो है राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश ही है। अगला आपको याद रखना है पीएम
पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में जो है, पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में जो है मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा रैंक है, तो आपको याद रखना है प्रथम रैंक है। और यदि पूछा जाए भारत का प्रथम हर घर जल नल वाला जो है जिला कौन सा बन गया है, तो ये बुरहानपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो है आपको क्या याद रखना है, तो अगला जो है ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पर जो है भारत की रैंक क्या है विभिन्न इंडेक्स में, वो देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो आपके मध्य प्रदेश के इंडेक्स से ही क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 80% चांसेस होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। तो अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो है भारत की रैंक क्या थी, तो आपको याद रखना है 40 रैंक ही थी। कौन सी रैंक थी? 40 रैंक। केवल इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखना है। किसकी रैंकिंग आपको याद रखना है? केवल इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखना है, बफ, ठीक ना। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो है इंडिया का रैंक क्या था, तो 40वां रैंक था। अगला आपको याद रखना है कि जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 107 107वीं रैंक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यदि पूछा जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है, 40 रैंक है। यदि पूछा जाए ग्लोबल जो है हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है, तो 107 107वीं रैंक है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड जो है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक क्या है, तो आपको याद रखना है 136 136वीं रैंक है। 139 थी पहले, अब जो है 136वीं रैंक है। तो यदि पूछा जाए कि जो है वर्ल्ड या ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है 2022 में, तो 136 136वीं रैंक है। अगला आपको याद रखना है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में जो है भारत की क्या रैंक है, तो आपको याद रखना है 37th रैंक है। कौन सी रैंक है? 37th रैंक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का जो है 2023 के नाम से रिलीज किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है भारत को जो है किस रैंक पे रखा गया है, तो 8वीं रैंक पे रखा गया है। किस रैंक पे रखा गया है? 8वीं रैंक पे। इससे पहले 2022 में जो रिलीज किया गया था उसमें 10th रैंक पर था इंडिया। अगला आपको याद रखना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या है, तो 180 देशों की सूची में जो है 180वें नंबर पर था। और ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो है इंडिया की रैंक क्या थी, तो 180 देशों की सूची में 180वें रैंक पे थी। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको क्या याद रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2022 में जो है इंडिया की रैंक क्या थी, तो आपको याद रखना है कि बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2022 में 85 देशों में से जो है 31वां रैंक मिला था जो है भारत को, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो है इंडिया की रैंक क्या थी, तो आपको याद रखना है 46th रैंक थी, 46वीं रैंक थी। अगला आपको याद रखना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
सूचकांक 2021 में जो है इंडिया की रैंक क्या थी? 85 रैंक थी। कौन सी थी? 85 रैंक थी। ये चीज़ें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काफ़ी बार जो है आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 40, वैश्विक भूगोलीय सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक 107, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 में इंडिया की जो है रैंक 136 थी, और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक वर्ल्ड जो है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 37, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक 8वीं है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की सूची में 180वें रैंक पर है, बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2022 में 31वें नंबर पर है, और लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 46वें नंबर पर है, और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में जो है 85 रैंक पर है। और यदि आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि विश्व जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक क्या है? तो 150वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 150वीं रैंक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये सारे इंडेक्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर पाएं। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के चिन्नौर के चावल को जो है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जो है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। ये जो चिन्नौर का चावल है वो बालाघाट के साथ जो है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो है अपने सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इसे चिन्नौर के चावल को जो है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि यह मुख्यतः जो है कहां उत्पादित किया जाता है? तो चिन्नौर का चावल जो है ये बालाघाट जिले में उत्पादित किया जाता है। अगला आपको याद रखना है कि बालाघाट से आपको क्या चीजें याद रखना है? तो यदि पूछा जाए कि धान उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो शीर्ष जिला है वो बालाघाट ही है, आपको याद रखना है। अगला यदि पूछा जाए कि शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो शिकारियों का स्वर्ग जो है किस जिले को कहा जाता है? तो शिकारियों का स्वर्ग जो है ये बालाघाट जिले को ही कहा जाता है। अगला काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैंगनीज नगरी किसे कहा जाता है? तो मैंगनीज नगरी जो है ये बालाघाट जिले को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैंगनीज नगरी जो है किसे कहा जाता है? तो ये बालाघाट जिले को ही कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले का आकार जो है उड़ते हुए पक्षी के समान है? तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का जो आकार है वो उड़ते हुए पक्षी के समान है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, काफी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? बालाघाट ही है। और यहाँ 1000 पुरुषों में जो है 1021 महिलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये बालाघाट है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जो मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है भिंड है। कौन सा है? भिंड है। यहाँ 1000 पुरुषों में जो है 837 महिलाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए एग्जाम में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है और मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है प्रथम वन महाविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि ये स्थित है बालाघाट में ही। कहाँ स्थित है? बालाघाट में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि प्रथम जो है झींगा मछली जो है संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो झींगा मछली संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये बालाघाट जिले में ही स्थित है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है भारवेली जो है
भारवेली आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है, तो बालाघाट में ही स्थित है, बालाघाट में ही स्थित है। और भारवेली की खदान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी, भारवेली की खदान जो है ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जो है बड़ी मैग्नीज की खदान है, मैग्नीज की खदान है। और एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान भारवेली खदान होने के कारण जो है बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। तो भारवेली पूछ लिया जाता है, भारवेली जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो मैग्नीज खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ स्थित है, तो बालाघाट जिले के भारवेली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है मलाजखंड, 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 मलाजखंड से आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है, तो ये बालाघाट जिले में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, बालाघाट जिले में ही स्थित है। और ये जो है तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तांबे के जो है उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसी कारण जो है इसे तांबा नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांबा नगरी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि तांबा नगरी किसे कहा जाता है, तो मलाजखंड को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है बालाघाट में ही स्थित है बड़गांव। क्या स्थित है दोस्तों, बड़गांव कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों, बालाघाट में स्थित है। और ये बड़गांव जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के भंडार के लिए, तांबे के जो है सर्वाधिक भंडार के लिए, तांबे के जो है सर्वाधिक भंडार एवं तांबे के सर्वाधिक भंडार एवं उत्पादन के लिए जो है ये बड़गांव प्रसिद्ध है, बड़गांव प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है अच्छे से। अगला आपको क्या याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है तालाबों के द्वारा की जाती है, तो मध्य प्रदेश के जो है बालाघाट जिले में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो दोस्तों, आप पुराने क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम जो पुराने हुए हैं आपके, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखोगे तो ये सारे जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को आप हल्के में न लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है तालाबों के द्वारा की जाती है, तो ये बालाघाट जिले में ही की जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगली चीजें आपको क्या याद रखना है, तो बालाघाट जिले से ही आपको याद रखना है कि बालाघाट जिले में जो है कौन सी नदी बहती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी जो है किस जिले से होकर बहती है, तो बालाघाट जिले से ही होकर बहती है। और याद रखिएगा कि धुत्ती बांध जो है ये कहाँ बनाया गया है, तो 1911 और 1913 के बीच जो है इस बांध का निर्माण जो है पूरा हुआ था। तो धुत्ती बांध जो है ये बालाघाट जिले में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो है आपको याद रखना है तांबा जो है, तांबा डोलोमाइट के लिए जो है तांबा डोलोमाइट के लिए जो है मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि तांबा डोलोमाइट के लिए जो है मध्य प्रदेश का बालाघाट क्षेत्र ही जो है प्रसिद्ध है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, बालाघाट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है भिंड में एक सरसों का उत्पादन किया जाता है जिसे जो है येलो गोल्डन के नाम से भी जाना जाता है। और भिंड के सरसों को भी हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला आपको याद रखना है छिंदवाड़ा में जो संतरा पाया जाता है जिसे सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है, इसे भी जो है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला आपको याद रखना है कि इंदौर का जो शुगर फ्री आलू है इसको भी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। कटनी में जो सैंड स्टोन होता है इसको भी जो है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
3 दिवसीय जो है स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन जो है ये कटनी जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? कटनी जिले में किया गया है। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन भी जो है कटनी जिले में किया गया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इस जो है ट्रेड फेयर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है इसी ट्रेड फेयर में जो है एक QR कोड का लोकार्पण किया गया है। इस QR कोड के माध्यम से जो मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं हैं उनको देख सकते हैं और उनकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? कटनी जिले में किया गया है। कटनी से आपको याद रखना है कि इसका जो पुराना नाम है वो मुड़वारा है। इसका पुराना नाम क्या है? मुड़वारा है। अगला आपको याद रखना है कि कटनी जिले में ही जो है एक स्थित है करौंदी नाम का एक गांव। करौंदी गांव जो है ये कटनी जिला के ढीमरखेड़ा तहसील के अंतर्गत आता है और करौंदी गांव को जो है क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसे भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है, क्योंकि जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ये इसी के मध्य से, इसी गांव के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसे भारत का दिल या भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि कटनी को ही जो है क्या कहा जाता है? तो चूना नगरी कहा जाता है। चूना नगरी कहा जाता है। कटनी को काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और विजय राघवगढ़ का किला जो है ये कहाँ स्थित है? तो कटनी जिले में ही स्थित है और इसका निर्माण जो है 1826 के अंतर्गत जो है इसका निर्माण राजा प्रयागदास जी के द्वारा करवाया गया था। अगला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कटनी में ही स्थित है एक तिगवा नामक जो है स्थान है। तो कटनी के तिगवा नामक स्थान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और रूपनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो ये कटनी में ही स्थित है जहां अशोक के अभिलेख है। और अगला आपको याद रखना है कि पंचलिंगी शिव प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये कटनी के रूपनाथ धाम में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कटनी के जो है कैमूर की पहाड़ियों जो कि रीठी तहसील के अंतर्गत आती है, यहीं से जो है केन नदी का उद्गम होता है जिसकी लंबाई 427 किलोमीटर है। और केन नदी को जो है पन्ना नेशनल पार्क का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको कटनी से याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि कटनी जिले का निर्माण कब किया गया था तो 25 मई जो है 1998 को जबलपुर से अलग करके जो है कटनी को अलग जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। और BR जो है दुबे की समिति की अनुशंसा पर जो है ये जो है कटनी जिला नया जिला बनाया गया था। 1998 में इसका गठन किया गया था। अगला जो है हाल ही में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये मुख्य अतिथि जो होंगे वो गोयना के राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद इरफान अली जो हैं इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। किस देश के राष्ट्रपति? तो गोयना के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है 8 से 10 जो है जनवरी 2023 में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे गोयना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। और 9 जनवरी को जो है इस जो है सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी भाग लेंगे। फिर जो इस सम्मेलन का लास्ट दिन होगा उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है प्रवासी भारतीय सम्मान भी जो है दिए जाएंगे। प्रति वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और पहली बार जो है ये दिवस 2003 को मनाया गया था। और पहली बार जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रवासी भारतीयों के योगदान को जो है चिन्हित करने के लिए जो है यह दिवस प्रति वर्ष जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन 9 जनवरी 1915 को ही जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कहां आए थे? मुंबई आए थे। तो इसको भी याद करने के लिए जो है प्रति वर्ष भारत में जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां किया जाएगा 2023 में, तो ये इंदौर में ही किया जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है।
और ये तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, तो इंदौर में ही स्थित है, जिसे राला मंडल अभयारण्य कहा जाता है। और राला मंडल अभयारण्य में ही जो है देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थित है। एक चीज और आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि विश्व का दूसरा और भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है कहाँ बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है इंदौर के महू छावनी में, और इसका उद्घाटन जो है 16 दिसंबर मतलब कल किया गया है और विजय दिवस के अवसर पर। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, इंदौर के महू छावनी में बनाया गया है। इसमें जो है पैदल सेना की गौरव गाथा को लिखा गया है। इसमें पैदल सेना की जो है 1745 से लेकर 2020 तक के इतिहास को दर्शाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि भारत का पहला वाटर प्लेस शहर कौन सा बना है, तो ये इंदौर ही बना है। और लगातार जो है 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो इंदौर ही बना है। इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये खान नदी के किनारे स्थित है। और हाल ही में जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर नल जल पहुंचाने वाला जो है पहला भारतीय नगर निगम कौन सा बना है, तो ये इंदौर ही बना है। ये भी आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर संग्रहालय कहां बनाया जाएगा, तो ये इंदौर में ही बनाया जाएगा। और अगला आपको क्या याद रखना है कि इंदौर से ही है ध्रुव जो है इंटरनेशनल इंग्लिश प्रतियोगिता में इन्होंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इंदौर से याद रखिएगा हेमलता शर्मा को हाल ही में जो है साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में जो है टेबल टेनिस अकादमी कहां स्थित है, तो ये इंदौर में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में जो है 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है हर वर्ष 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पहली बार जो है मनाए जाने की घोषणा 18 दिसंबर 1992 को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया था। दिसंबर माह में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को बनाया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और अगला आपको याद रखना है 4 दिसंबर को बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है, 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना का जो है झंडा दिवस मनाया गया है, और 7 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया है, 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया है, 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है, और अगला आपको याद रखना है 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया गया है। और अब जो है 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।